नमस्कार। आम नागरिक को रोटी कपड़ा के संघर्षों से कभी छुट्टी कभी मुक्ति नहीं रही, पर बुद्धिजीवियों ने सदैव जिंदा रहने के लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को जिंदा बनाए रखने के लिए समय समय पर आवाज को उठाए और बनाए रखा है। भारत में भले ही आदर्श लोकतंत्र कभी नहीं रहा, लेकिन अभी चीजें इस हद तक रसातल को पहुंच गई हैं कि वो भारत को न्यूनतम अर्थों में भी लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। प्रतिस्पर्धी अधिनायकवाद बेहतर नाम है। क्या भारत तानाशाही में बदलता जा रहा है? इस शीर्षक वाला वीडियो अगर एक हफ्ते के भीतर 1,60,00,000 व्यूज बटोर ले तो फिर एक बात दावे के साथ कही जा सकती है कि सवाल तो पूछना बनता है, लेकिन हम ये बात का दावा नहीं कर सकते कि जवाब भी मिल गया। भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव का लेख उनके निजी विचार दी प्रिंट में पब्लिश हुआ था, जिनके विचारों पर गौर किया और समीक्षात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जाना एहसास कराता है कि ध्रुव राठी के सुपर वायरल वीडियो से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि उसमें ऐसी कोई नई बात नहीं कही गई या ऐसा कोई नया सनसनीखेज खुलासा नहीं किया गया जिसमें रोजमर्रा के समाचारों की सुर्खियों पर गौर करने वाला व्यक्ति वाकिफ न हो। वीडियो में हर वह बात सीधी सरल भाषा में दोहराई गई है जिसे लेकर देशवासी और भारतीय लोकतंत्र के हितैषी चिंता में हैं। जैसे चुनावी बांड, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में हुई धांधली, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग, मीडिया की आजादी में आई कमी, साजिशन निशाने पर लिए जाते विपक्षी नेता, विपक्षी दलों की सरकार का गिराया जाना और ऐसी तमाम बातें तो जिनमें आप आए दिन दो चार होते हैं। और वीडियो इतना ताकतवर बन पड़ा कि बीजेपी के छवि निर्माता और उस छवि की रखवाली में 24 घंटे तैनात खैर ख्वाह प्रतिक्रिया के लिए बाध्य हुए। वीडियो में मौजूद प्रेजेंटर की विश्वसनीयता, मोदी विरोधी जुमलेबाजी से परहेज और कानून की सरलता के कारण दर्शक न सिर्फ पहले से ज्ञात तथ्यों से अपने को जोड़ सके, बल्कि इन तथ्यों को आपस में जोड़कर बनती जाहिर सी तस्वीर को भी देख और समझ पाए। ठीक सा सवाल का पीछा करना इस तथाकथित सत्याभासी युग में भी आपको सच्चाई की राह पर बड़ी दूर तक ले जा सकता है। फड़कते हुए सवाल के साथ एक खतरा भी लग रहा था। ऐसे सवाल हमें आसान जवाब के लालच में फंसाते हैं कि झटपट हां या ना में उत्तर सुना दिया जाए। हालांकि ध्रुव राठी अपने वीडियो में इस खतरे को लेकर चौकस हैं, फिर भी वीडियो की व्याख्या के सहारे यह अर्थ जा सकता है कि भारत दरअसल एक तानाशाही में बदल रहा है। मौजूदा सरकार के ज्यादातर आलोचक भी ऐसा ही मानते हैं। मुश्किल यह नहीं है कि मौजूदा सरकार को तानाशाह बताना अतिशयोक्त है। असल मुश्किल में तो यह है कि ऐसा जवाब मौजूदा सत्ता तंत्र की कटघरे में से बाहर निकलने में मदद करता है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही हो जरूरी नहीं। क्या भारत तानाशाही में बदल रहा है? यह सवाल आमंत्रित करता है कि हम देश की राजनीतिक व्यवस्था को लोकतंत्र की मान्य कसौटियों पर परख कर देखें। यह सवाल हमें आज की सच्चाइयों और लोकतंत्र की कसौटियों के बीच जो खाई लगातार बढ़ती जा रही है उसके बिल्कुल आमने सामने ला खड़ा करता है। लेकिन साथ ही यह सवाल हमारे सामने तानाशाही की पुरानी छवि पेश करता है, जैसे मार्शल लॉ, सेंसरशिप, चुनावी तथा संविधान का स्थगन आदि। चूंकि इन कसौटियों से उभरती छवि और मोदी के मौजूदा भारत के बीच पूरा मेल नहीं बैठता, इसलिए मौजूदा शासन तंत्र के समर्थकों को आसानी हो जाती है। दरअसल मौजूदा शासन तंत्र के समर्थकों का तर्क तो यही है, क्योंकि भारत के मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था तानाशाही की शास्त्रीय कसौटियों पर खरी नहीं उतरती, इसलिए भारत में लोकतंत्र जिंदा है। अगर तानाशाही नहीं है तो लोकतंत्र ही होगा। तो ऐसे में हमें 21वीं सदी के राजनीति विज्ञान का एक बुनियादी पाठ याद कर लेना होगा कि हर आलोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही ही हो यह कतई जरूरी नहीं है। आलोकतांत्रिक राज व्यवस्थाओं के लिए पुराने तर्ज की तानाशाही का जामा पहनना ना तो जरूरी रह गया है और ना ही ऐसा करती है। ऐसे में हमारे लिए असल का सवाल यह नहीं है कि क्या भारत एक जीवंत लोकतंत्र रह गया है, बल्कि व्याख्या की चुनौती देता है। असल सवाल यह है कि भारत में आलोकतांत्रिक राज व्यवस्था का कौन सा रूप प्रचलित हो चला है। ऐसे शासन में राजनीतिक ताकत हासिल और इस्तेमाल करने के लिए लोकतंत्र की औपचारिक संस्थाओं का सहारा लिया जाता है। सत्ताधीश
ऐसे नियमों का बहुधा और इस हद तक उल्लंघन करते हैं कि लोकतंत्र के लिए जरूरी न्यूनतम कसौटियों पर भी खरा नहीं उतर पाता। हालांकि चुनाव अनियमित रूप से होते हैं और उनमें बड़े पैमाने की धांधली भी नहीं होती, तो भी सत्ताधीश रोजमर्रा के तर्ज पर राजकीय संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, विपक्ष को समुचित मीडिया कवरेज से वंचित रखते हैं, विपक्ष के उम्मीदवारों और समर्थकों को सताते और कई मामलों में चुनाव के नतीजों के साथ हाथ की सफाई का कमाल भी दिखाते हैं। प्रतिस्पर्धी अधिनायकवाद की यह अवधारणा भारत की मौजूदा शासन व्यवस्था के बारे में बात करने के लिए प्रासंगिक है या नहीं, इस पर विचार करने से पहले हमें एक बात याद रखनी होगी कि प्रतिस्पर्धी अधिनायकवाद के भी दो रूप देखने को मिलते हैं। प्रतिस्पर्धी अधिनायकवाद का एक रूप वो भी है जो विभिन्न किस्म की निरंकुश राज व्यवस्थाओं के अधूरे लोकतंत्रीकरण के कारण उठ खड़ा होता है। ऐसी अधिनायकवादी शासन के लिए कमोबेश लोकतांत्रिक साख और संस्था की बनावट का बनाए रखना जरूरी होता है, लेकिन बस उसी हद तक कि सत्ता के हाथ से फिसलने का कोई गंभीर खतरा न खड़ा हो जाए। जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी में प्रकाशित स्टीवन लेविस्की तथा ल्यूकन वे के ऊपर दर्ज लेख में इस तर्ज के प्रतिस्पर्धी अधिनायकवादी शासन के उदाहरण के रूप में जिन देशों को शामिल किया गया है उनमें किर्गिस्तान, बोलिविया, सर्बिया, नाइजीरिया, केन्या, जिम्बाब्वे शामिल हैं। दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धी अधिनायकवाद का एक रूप और भी देखने को मिलता है जब खुली स्पर्धा वाली कोई मजबूत जान पड़ती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पतन का शिकार होकर व्यवहार में अधिनायकवादी व्यवस्था में बदल जाती है। हंगरी, तुर्की इसके समसामयिक उदाहरण हैं। लेविस्की और वे के मुताबिक ऐसे शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण यह है कि शासक को मजबूत बहुमत हासिल होता है और वो खुले चुनाव तथा संविधान के नियमों को बदलने के लिए उग्र बहुसंख्यकवादी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि विपक्षी कमजोर हो और शासक की पकड़ सत्ता पर मजबूत बनी रहे। रोजमर्रा के तर्ज पर इस्तेमाल होने वाली ऐसी तरकीबों में शामिल है सत्ता के आलोचक तथा विरोधियों को अपने अनुकूल आचरण करने के लिए रिश्वत खिलाना, साथ मिलाना और कानूनी तौर पर फंदे में फंसाने के लिए टैक्स वसूली की संस्थाओं, दब्बू न्यायपालिका तथा अन्य राजकीय संस्थाओं का सहारा लेना। विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया तब प्रतिस्पर्धा का कोई सनसनीखेज अखाड़ा नहीं रह गए। ऐसी शासन व्यवस्था में बस चुनावों के चंद हफ्ते में जब जब लोकतंत्र की एक झलक देखने को मिल जाया करती है, प्रतिस्पर्धी अधिनायकवाद की इन भारतीय विशेषताओं के भीतर से हमारे लिए आशा की एक किरण भी फूटती है। प्रतिस्पर्धी अधिनायकवाद वाले ऊपर वर्णित अन्य देशों की तुलना में देखें तो भारत में लोकतंत्र की भावना देश के लोगों के मनमानस में बड़ी गहराई पेवस्त हो चुकी है। शिव विश्वनाथन के शब्दों में कहें तो भारत ने लोकतंत्र को बाई हार्ट कर लिया है। बेशक फिलहाल भारत के लोगों के दिल में एक मजबूत नेता की चाह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा जोर मार रही है, लेकिन लोगों को यह भी लगता है कि ऐसी चाहत का लोकतंत्र से कोई विरोध नहीं। भारत के लोगों ने आपातकाल का स्वाद चखा है। जान लीजिए कि लोकतंत्र को खो देने और उसे वापस पाने का अनुभव कैसा होता है। एक बार लोगों को लोकतंत्र का स्वाद लग जाए तो वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं होते, कम से कम जानबूझकर और स्वेच्छा से तो बिल्कुल नहीं। फिलहाल ये ध्रुव राठी जिस तरह से समाज के विभिन्न पहलुओं पर आमजन का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं और वैचारिक रूप से लोगों को जिंदा कर रहे हैं, वो आज के झूठ और सच के अंतर को सामान्यता कम समझने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक मार्ग प्रशस्त का कार्य कर रहे हैं। बदलती शिक्षा युवाओं में जोश तो भर रही है पर सामाजिक रूप से उन्हें कमजोर भी कर रही है। आज का युवा रोल मॉडल को देखना समझना नहीं चाहता, बल्कि रियल लाइफ में ही खुद को समेटे रहना पसंद करता है। युवा पीढ़ी को समय के साथ सोच में परिवर्तन तो आया है पर अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों से भागने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं और ये हमारे लिए चिंता और चिंतन का विषय है। फिलहाल सामाजिक रूप से मजबूती और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता अति आवश्यक है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।